हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर के जो नॉलेज एंड क्यूरिकुलम वाला सिलेबस था, पेपर था, उसका अध्ययन करेंगे। और हम लोग पिछली क्लास में इस पेपर से यूनिट 2 का अध्ययन कुछ टॉपिक का कर रहे थे, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से निर्धारक होते हैं और इनके कौन से विचारक होते हैं। इनसे संबंधित एक क्लास हम लोगों की हो चुकी है। आज की क्लास में हम लोगों को देखना है उसके आगे की चीजें, यानी पाठ्यक्रम के निर्धारक और विचार के रूप में एक अधिगमकर्ता की विशेषताओं का क्या महत्व होता है, एक टीचर के अनुभवों और उसके विचारों का क्या महत्व होता है, फिर कुछ ऐसे जो मुद्दे होते हैं, क्रिटिकल इश्यू होते हैं, जिसमें पर्यावरण से संबंधित, समावेशिता से संबंधित, जेंडर से संबंधित और सामाजिक संवेदनाओं से संबंधित, नैतिक मूल्यों से संबंधित। तो इन सब जो निर्धारक हैं ये किस प्रकार से पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए आइए देखा जाए इनको डिटेल में। चलिए देखिए, आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है कि पाठ्यक्रम के विकास में जो शिक्षार्थी की विशेषताएं होती हैं वो एक निर्धारक के रूप में कैसे उपयोग होती हैं, कैसे काम में आती हैं। तो देखिए, शिक्षार्थी की जो विशेषताएं होती हैं पाठ्यक्रम के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्यों, कैसे निभाती हैं? देखिए, प्रत्येक छात्र की अपने सीखने की क्षमता होती है, उसकी रुचि होती है, उसका मानसिक विकास, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि और शारीरिक क्षमताएं जो हैं ये पाठ्यक्रम के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। क्यों निभाती हैं? क्योंकि सबकी अपनी अलग अलग ये सब चीजें होती हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि यह सभी प्रकार के छात्रों की आवश्यकताओं और क्षमताओं को ध्यान में रखे। देखिए, आप लोगों ने पढ़ा होगा इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी व्यक्तिगत विभिन्नता। तो व्यक्तिगत विभिन्नता हर स्टूडेंट की अलग अलग होती है। तो जब सिलेबस बनाया जाना चाहिए, जब क्यूरिकुलम डिजाइन किया जाना चाहिए, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर और ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाना चाहिए कि जो सभी लोगों के लिए काम आ सके। ठीक, तो देखिए, अब पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षार्थी की विशेषताओं की क्या भूमिका होती है उनको हम लोग एक एक करके देखते हैं। देखिए, शिक्षार्थी की विशेषताएं पाठ्यक्रम निर्माण को निम्नलिखित प्रमुख पहलुओं के रूप में प्रभावित करती है। सबसे पहले देखिए, उनका संज्ञानात्मक विकास, यानी हर स्टूडेंट की अपनी, हर लर्नर की एक अपनी बुद्धि की क्षमता होती है, उनका एक स्तर होता है, यानी उनका संज्ञानात्मक विकास जो होता है और जो बुद्धि का स्तर होता है वो पाठ्यक्रम के निर्धारक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो छात्रों की देखिए जो संज्ञानात्मक क्षमता होती है उसमें सोचने, समझने, तर्क करने और समस्याओं को हल करने की योग्यता पाठ्यक्रम निर्माण को प्रभावित करती है। इसके बारे में देखिए, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। उन्हीं के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अलग अलग चरण बताए गए थे, यानी छात्रों को अलग अलग चरणों में उनकी उम्र के अनुसार सिखाने का तरीका जो होता है वो अलग अलग होता है। तो जब उनका पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए, क्यूरिकुलम डिजाइन किया जाए, तो इन सब बातों का ध्यान रखा जाए। तो उनके अनुसार देखिए बताया गया था कि जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है उस अवस्था में बच्चे संवेदी प्रेरणात्मक अवस्था में होते हैं, तो उनके लिए उसी के अनुसार क्यूरिकुलम डिजाइन किया जाना चाहिए। उसी प्रकार से देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है जो 2 से 7 वर्ष की होती है। तो इस प्रकार के बच्चों के लिए उनकी उम्र और उनके सोचने समझने की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद देखिए, ठोस संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 से 11 वर्ष, तो उनके अनुसार बनाया जाना है। फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है 11 से ऊपर के बच्चों के लिए। तो जो इस उम्र के बच्चे होते हैं इनकी संज्ञानात्मक क्षमता अलग अलग होती है, तो उनके लिए जब पाठ्यक्रम बनाया जाए तो इसको ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। देखिए, पाठ्यक्रम को इन अवस्थाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाता है ताकि छात्रों के मानसिक विकास की गति के अनुसार शिक्षण सामग्री उनको प्रदान की जा सके। उसके बाद देखिए, दूसरी विशेषता क्या होती है? सीखने की शैलियां, यानी हर छात्र की अपनी सीखने की अलग अलग शैली होती है। देखिए, हर छात्र की सीखने की अलग अलग शैली होती है और यह पाठ्यक्रम निर्माण में एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में कार्य करती है। मुख्य रूप से देखिए 3 प्रकार की सीखने की शैलियां ज्यादातर उपयोग की जाती हैं,
जिसके आधार पर छात्र जल्दी सीखते हैं। जिसमें देखिए पहली है दृश्य शैली, यानी दृश्य विजुअल लर्नर जो होते हैं, ये छात्र देखिए चित्रों के माध्यम से, चार्ट्स के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से और रंगीन सामग्रियों के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से देखिए कुछ ऐसे शिक्षार्थी होते हैं लर्नर जो श्रव्य माध्यमों से सीखते हैं, यानी ये छात्र व्याख्यान, संगीत, पॉडकास्ट और समूह चर्चाओं से सीखना पसंद करते हैं। उसी प्रकार से देखिए कुछ ऐसे लर्नर होते हैं, कुछ ऐसे शिक्षार्थी होते हैं जो गतिशील अवस्था में होते हैं, यानी गतिशील तरीके से अपने अनुसार देखिए वो व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से, प्रयोगों के माध्यम से, अनुभवात्मक शिक्षण यानी अनुभव के आधार पर तैयार की गई शिक्षण सामग्रियों से अधिक सीखते हैं। यानी वो अपने द्वारा कोई चीज प्रयोग करके, अपने विचारों से उस पर सोच विचार करके तब जाके किसी चीज को सीखते हैं। तो एक प्रभावी पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि यह विभिन्न सीखने की शैलियों को ध्यान में रखे और विभिन्न शिक्षण विधियों का उपयोग करे। उसके बाद देखिए तीसरी चीज होती है लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक में, और उनकी रुचि और प्रेरणा, यानी छात्रों की इंटरेस्ट एंड मोटिवेशन को ध्यान में रखकर करिकुलम को डिजाइन किया जाना चाहिए। छात्रों की रुचि और उनकी सीखने की प्रेरणा पाठ्यक्रम को प्रभावित करती है। जिसमें देखिए आंतरिक प्रेरणा, यदि कोई विषय छात्र की रुचि का है तो वह उसे स्वेच्छा से सीखता है, ये आंतरिक प्रेरणा के रूप में होता है। उसी प्रकार से देखिए बाहरी प्रेरणा के रूप में छात्रों को पुरस्कार देकर, अंक प्रदान कर कर, प्रमाण पत्र आदि से प्रेरित होकर सिखाया जा सकता है। पाठ्यक्रम को इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि यह छात्रों की रुचियों के अनुसार हो और उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करे। उसके बाद देखिए लर्नर की अगली विशेषता होती है उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, यानी प्रत्येक छात्र किसी न किसी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से रिलेटेड होता है। तो जब हम उसको किसी विषय को पढ़ाते हैं, किसी चीज को सिखाते हैं, तो उनको उनकी सामाजिक और सांस्कृतिक जो विविधता है, पृष्ठभूमि है, उसको ध्यान में रखकर करिकुलम को डिजाइन किया जाना चाहिए और फिर उसके आधार पर उनको पढ़ाना और सिखाना चाहिए। जैसे देखिए भारत में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक समूह के छात्र होते हैं जिनको ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम को समावेशी बनाया जाता है। उसी प्रकार से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की छात्रों की सीखने की आवश्यकताएं भिन्न हो सकती है, इसलिए पाठ्यक्रम को इस अंतर को ध्यान में रखकर विकसित किया जाता है। अगली देखिए विशेषता क्या होती है उनकी, भाषा और संप्रेषण कौशल, यानी हर अलग अलग क्षेत्र में छात्रों की अलग अलग सीखने की भाषा होती है और उनका संप्रेषण कौशल भी अलग अलग होता है। तो जिसके अनुसार देखिए उनको उनकी मातृभाषा और उनको भाषा समझने की क्षमता के अनुसार पाठ्यक्रम को निर्माणित करना चाहिए, जिससे वह प्रभावित होते हैं। इसमें देखिए जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है उसने देखिए मातृभाषा में शिक्षा को प्राथमिकता दी है ताकि छात्र अधिक प्रभावी रूप से सीख सके। ये देखिए ये जो लाया गया है किस लिए, वहाँ की सामाजिक सांस्कृतिक भूमि के अनुसार ही छात्रों को सिखाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में किसी भी स्टूडेंट को सिखाने से वो चीज़ों को जल्दी जल्दी बेहतर तरीके से सीखता है। तो इसीलिए इस शिक्षा नीति में इस बात को कहा गया है। पाठ्यक्रम को देखिए इस प्रकार तैयार किया जाना चाहिए कि वह छात्रों की भाषा को समझने की क्षमता के अनुसार हो और बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा दे। फिर देखिए अगली जो विशेषताएं होती है लर्नर की, उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताएं, यानी हर स्टूडेंट की अपनी अपनी अलग अलग शारीरिक और मानसिक क्षमता होती है और इसी को ध्यान में रख के पाठ्यक्रम को निर्मित किया जाना चाहिए। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो विशेष आवश्यकता वाले होते हैं, जिनको देखिए स्पेशल नीड्स लर्नर कहा जाता है। उनके लिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रदान करने हेतु पाठ्यक्रम को उपयुक्त रूप से डिजाइन किया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए जो विकलांग छात्र होते हैं उनके लिए पाठ्यक्रम में विशेष शिक्षण सामग्री, ब्रेल लिपि और श्रव्य चित्रात्मक संसाधनों का उपयोग किया जाता है। अगली विशेषता देखिए क्या है, उनकी आयु और परिपक्वता स्तर, यानी स्टूडेंट की जो एज होती है अलग अलग होती है और उनका मैच्योरिटी लेवल भी अलग अलग होता है। इसीलिए देखिए उनके आयु और मानसिक परिपक्वता के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण एक महत्वपूर्ण कारक होता है और उसको ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को विकसित किया जाना चाहिए। देखिए बच्चों के लिए खेल आधारित और गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम विकसित किया जाता है, जबकि बड़े छात्रों के लिए
विश्लेषणात्मक और व्यवहारिक शिक्षण पद्धतियां अपनाई जाती हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं देखिए, उनको खेल खेल के माध्यम से किसी गतिविधि के आधारित पर चीजों को बताया जाता है, सिखाया जाता है। देखिए जो बच्चे बड़े हो जाते हैं उनको व्यवहारिक शिक्षण, विश्लेषणात्मक शिक्षण और नई नई पद्धतियां, तकनीकी पद्धतियां, इन सब चीजों को उपयोग करके उनको सिखाया जाता है। उसके बाद देखिए अगली जो विशेषता होती है सीखने की आवश्यकता, यानी लर्निंग नीड। कुछ छात्र देखिए विशेष शिक्षण आवश्यकताओं के साथ आते हैं जिन्हें ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम बनाया जाता है। यानी कुछ छात्र जो होते हैं उनकी सीखने की आवश्यकताएं जो अलग होती है, विशेष होती हैं, तो उनको भी ध्यान में रख के पाठ्यक्रम को बनाया जाता है। उदाहरण के लिए देखिए कुछ छात्रों को गणित में कठिनाई हो सकती है, जबकि कुछ को भाषा विषयों में, यानी कुछ छात्र जो होते हैं उनको गणित विषय कठिन लगता है और कुछ छात्र जो होते हैं उनको भाषा कठिन लगती है। तो फिर उस छात्र के अनुसार जो जरूरत है, उसकी जो आवश्यकता है, उसी के अनुसार पाठ्यक्रम को बनाया जाना चाहिए, जिससे उनको कोई भी विषय बहुत ज्यादा कठिन न लगे और आसानी से उन सब विषयों को पढ़ सके, सीख सके। अब देखिए पाठ्यक्रम को इस प्रकार विकसित किया जाना चाहिए कि यह विभिन्न प्रकार के छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब देखिए जो शिक्षार्थी की विशेषताएं होती हैं उनको पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए क्या सुझाव दिया जा सकता है। तो देखिए उनके आवश्यकताओं को पाठ्यक्रम में लागू करने के लिए बेहतर तरीके से विभेदित शिक्षण बहुत अच्छा विकल्प है। यानी पाठ्यक्रम को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि यह सभी शिक्षार्थियों को सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखे। इसमें कमजोर और मेधावी छात्रों के लिए अलग अलग शिक्षण रणनीतियां अपनाई जाए। दूसरी चीज देखिए सुझाव के रूप में क्या है कि अनुभवात्मक शिक्षण प्रदान किया जाए, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग। छात्र देखिए व्यवहारिक अनुभवों से अधिक सीखते हैं, इसलिए पाठ्यक्रम में प्रोजेक्ट आधारित शिक्षण, फील्ड वर्क और हैंड्स ऑन लर्निंग को शामिल किया जाना, यानी उनको जो कुछ भी सिखाई जाए उनको उनके द्वारा करा के सिखाई जाए, उनको उस क्षेत्र का विजिट कराया जाए, तब जाके वो बेहतर तरीके से सीखेंगे। तीसरा सुझाव देखिए क्या है, भाषा समर्थित पाठ्यक्रम, यानी उनका पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिस भाषा में वो अच्छे तरीके से चीजों को समझते हैं, उसको बेहतर तरीके से उपयोग करते हैं, तो उसी भाषा में उनको पढ़ाने की सुविधा दी जानी चाहिए। और कोशिश करना चाहिए कि बाइलिंगुअल शिक्षण सामग्री उनको प्रदान की जाए। जैसे कुछ स्टूडेंट हिंदी में अच्छे तरीके से समझते हैं तो कुछ स्टूडेंट अंग्रेजी में, तो जब बाइलिंगुअल पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाएगा तो एक ही पाठ्यक्रम दोनों के लिए प्रभावी होगा। उसके बाद देखिए अगला सुझाव है कि डिजिटल और तकनीकी संसाधनों का उपयोग किया जाए। इससे क्या होगा कि जो कम क्षमता वाला स्टूडेंट है उसके लिए भी बेहतर होगा और जो ज्यादा क्षमता वाला स्टूडेंट है उसके लिए भी। इसके लिए देखिए क्या किया जाना चाहिए, विभिन्न प्रकार के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, डिजिटल कंटेंट, मल्टीमीडिया संसाधनों का उपयोग किया जाए ताकि विभिन्न प्रकार के शिक्षार्थियों को लाभ मिल सके। उसके बाद देखिए उनका बहुस्तरीय मूल्यांकन किया जाए, यानी उनके सीखने के किसी एक पक्ष का मूल्यांकन न करके बल्कि उनका विभिन्न स्तरों पर मूल्यांकन किया जाए और छात्रों के सीखने के स्तर को समझने के लिए जो मूल्यांकन है वो नए तरीके से अपनाया जाए, जैसे कि मौखिक भी हो, लिखित भी हो और प्रायोगिक भी हो। यानी एक ही प्रकार का मूल्यांकन न कर अप्लाई करके कई प्रकार का किया जाए। तो देखिए इस प्रकार से जो लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स है, विशेषताएं हैं, वो पाठ्यक्रम के निर्माण में क्या भूमिका निभाती हैं, उसका एक शॉर्टकट में कंक्लूजन देखते हैं कि देखिए जो शिक्षार्थी की विशेषताएं होती हैं पाठ्यक्रम के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक प्रभावी पाठ्यक्रम वह होता है जो छात्रों की संज्ञानात्मक, सामाजिक, भाषाई, शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जाए। छात्रों की विविधताओं को समझकर और उन्हें उचित शिक्षण विधियां प्रदान करके शिक्षा को अधिक प्रभावी और समावेशी बनाया जा सकता है। अब देखिए अगली जो बात है करिकुलम डिटरमिनेंट्स के रूप में, वो होता है शिक्षकों का अनुभव और उनकी चिंताएं, यानी शिक्षक को एक्सपीरियंस और उनके कंसर्न। तो देखिए पाठ्यक्रम विकास एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई कारकों को ध्यान में रखा जाता है। इन कारकों में देखिए एक महत्वपूर्ण कारक शिक्षकों के अनुभव और उनकी चिंताएं होती हैं।
शिक्षक शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं, क्योंकि वह न केवल पाठ्यक्रम को लागू करते हैं बल्कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए अपने अनुभवों और चिंताओं के आधार पर उसमें आवश्यक संशोधन भी सुझाते हैं। देखिए, किसी भी पाठ्यक्रम को बेहतर तरीके से बच्चों को पढ़ाने के लिए शिक्षक का बेहतर उपयोग किया है, उसके अनुभवों का, उसके विचारों का, उसकी चिंताओं का, तभी जाके वो पाठ्यक्रम सही रूप से कारगर हो सकता है। क्योंकि कोई भी पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो उसको पढ़ाने के लिए टीचर तो चाहिए, तो टीचर्स के जो अनुभव होते हैं, टीचर्स के जो विचार होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि टीचर्स किसी भी शिक्षा प्रणाली में एक मजबूत कड़ी होते हैं। तो देखिए, पाठ्यक्रम के विकास में जो शिक्षक होते हैं उनके अनुभवों की भूमिकाओं को हम लोग एक एक करके देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले क्या होता है, शिक्षकों का व्यवहारिक अनुभव, यानी टीचर्स प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। इसमें क्या होता है, शिक्षक अपने कक्ष में पढ़ाने के दौरान विभिन्न शिक्षण विधियों को आजमाते हैं और यह अनुभव उन्हें पाठ्यक्रम सुधार के लिए महत्वपूर्ण सुझाव देने में सक्षम बनाता है। यानी कोई भी क्लास में टीचर पढ़ाता है तो एक ही विधि से नहीं पढ़ाता है, बच्चों को अलग अलग विधियों का उपयोग करके वो पढ़ाता है, सिखाता है। तो इन विधियों के आधार पर उसको एक अनुभव मिल जाता है कि मेरी कौन सी विधि जो है क्लास में ज़्यादा इफेक्टिव है, और फिर इन्हीं को पाठ्यक्रम के निर्माण के लिए सुझाव के रूप में देखा जाता है। टीचर्स जानते हैं कि कौन से विषय छात्र आसानी से समझते हैं और किन विषयों को समझाने में कठिनाई होती है। देखिए, ये चीजें टीचर ही जान सकता है कि कौन सा टॉपिक बच्चों को समझाने में, कौन सा विषय पढ़ाने में कठिनाई होती है, कैसे बच्चों को आसानी से पढ़ाया जाए, उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो इन सारी चीज़ों को जब जान लिया जाएगा और उसी प्रकार से पाठ्यक्रम डिजाइन किया जाएगा तो बच्चों को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। उदाहरण के लिए देखिए, यदि शिक्षक अनुभव करता है कि गणित के कुछ अध्याय छात्रों के लिए कठिन है तो वह पाठ्यक्रम में अतिरिक्त उदाहरण या व्यवहारिक गतिविधियों की जोड़ने की सिफारिश कर सकता है। आप देखिए, जैसे मैथ के सवाल होते हैं तो जो अभ्यास होता है उसमें ढेर सारे सवाल होते हैं, तो उससे रिलेटेड कुछ उदाहरण दिए जाते हैं पहले। तो टीचर्स को लगेगा कि नहीं, और भी उदाहरण दिए जाए जिससे बच्चे उस अभ्यास के सवालों को आसानी से कर सके। तो टीचर सुझाव देता है तो फिर उदाहरणों की संख्या पाठ्यक्रम में बढ़ाई जाती है, तो इससे बहुत आसानी हो सकती है। दूसरी देखिए क्या है, शिक्षण विधियों का प्रभाव, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग मेथड। शिक्षक देखिए यह अनुभव कर सकते हैं कि पारंपरिक शिक्षण पद्धति यानी लेक्चर मेथड की तुलना में समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन, परियोजना आधारित शिक्षा, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग या डिजिटल शिक्षण, ई लर्निंग अधिक प्रभावी हो सकती है। टीचर्स यह समझता है, जानता है और उसको देखने को पता चलता है कि पहले की जो परंपरागत शिक्षण पद्धति थी, लेक्चर मेथड यानी भाषण वाली, तो वो विधि जो है उतनी कारगर आजकल नहीं है, बल्कि आजकल क्या है कि छात्रों को प्रोजेक्ट दे दीजिए, उनके साथ ग्रुप डिस्कशन करिए, उनको ई माध्यम से पढ़ाइए, तब जाके वो बेहतर तरीके से सीखते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों को टीचर्स अपने अनुभव के आधार पर पाठ्यक्रम में आवश्यक शिक्षण विधियों के रूप में शामिल करने की सलाह दे सकता है। उसके बाद देखिए, स्थानीय और सांस्कृतिक संदर्भ यानी लोकल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को भी शिक्षक के मदद से ही इसमें शामिल किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षक को पता होता है कि किस क्षेत्र में कौन सी चीज़ों को बच्चे महत्व देते हैं, कौन सी चीज़ें बच्चों के लिए बहुत जुड़ने वाली चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को टीचर्स के द्वारा जानकारी मिलती है। शिक्षकों का अनुभव उन्हें यह समझने में मदद करता है कि पाठ्यक्रम को स्थानीय और सांस्कृतिक जरूरतों के अनुसार कैसे अनुकूलित किया जाए। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी क्षेत्र में कृषि प्रधान समाज है तो शिक्षक सुझाव दे सकते हैं कि पाठ्यक्रम में कृषि विज्ञान से संबंधित विषयों को अधिक महत्व दिया जाए। अब देखिए, जो भी स्कूल या कॉलेज विद्यालय है, अगर एकदम ग्रामीण परिवेश में है, ग्रामीण क्षेत्र में है, तो कहा जाएगा शिक्षक के द्वारा कि यहाँ कृषि से संबंधित, कृषि विज्ञान से संबंधित पाठ्यक्रमों को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है और उसको शुरू करने में प्रोग्रेस बेहतर तरीके से दिखेगी, और फिर उस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करके वहाँ पर कृषि का विकास बेहतर तरीके से किया जा सकता है। तो टीचर ये बातों को शामिल करने के लिए कहेगा। अगली चीज है पाठ्यक्रम की व्यवहारिकता, प्रैक्टिकलिटी ऑफ द क्यूरिकुलम।
देखिए कई बार पाठ्यक्रम बहुत सैद्धांतिक होता है और वास्तविक जीवन से उसका संबंध कमजोर होता है। देखिए कभी कभी कुछ कुछ पाठ्यक्रम जो होते हैं पूरी तरह से सिद्धांतिक होते हैं, थ्योरेटिकल होते हैं, उनका प्रैक्टिकली उपयोग नहीं किया जा सकता है या उन पर प्रैक्टिकल नहीं किया। तो इस प्रकार के सिलेबस को पढ़ाने में, समझाने में स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। तो टीचर्स क्या कहेगा कि इन सब थ्योरेटिकली चीजों को थोड़ा थोड़ा क्या बना दिया जाए, प्रैक्टिकल, व्यवहारिक कर दिया जाए। तो देखिए शिक्षक अपने अनुभव से बता सकते हैं कि कौन से विषय व्यवहारिक रूप से अधिक उपयोगी हैं और छात्रों के लिए उन्हें कैसे अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। अब देखिए अगली चीज है मूल्यांकन प्रणाली, असेसमेंट सिस्टम। शिक्षक यह अनुभव करते हैं कि वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली, असेसमेंट सिस्टम छात्रों की वास्तविक समझ को किस हद तक मापने में सक्षम, यानी शिक्षक ही बता सकता है कि जो इस समय छात्रों का मूल्यांकन किया जाता है जिस तरीके से, वो प्रभावी है कि नहीं, उसको अपनाया जाना चाहिए कि नहीं, या उसके स्थान पर किस प्रकार की मूल्यांकन विधियों को अपनाया जाना चाहिए। इसलिए देखिए शिक्षक सुझाव दे सकते हैं कि परीक्षा प्रणाली में प्रोजेक्ट वर्क, प्रस्तुति और रचनात्मक लेखन जैसे मूल्यांकन उपकरण को शामिल किया जाए। अब देखिए पाठ्यक्रम निर्धारण में शिक्षक की चिंताओं की क्या भूमिका होती है, वो तो हम लोगों ने देख लिया। अब इसमें देखिए शिक्षक की क्या चिंताएं होती हैं, वो किस प्रकार, वो तो था अनुभव, अब है कंसर्न, चिंताएं। तो देखिए पाठ्यक्रम की जटिलता यानी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्यूरिकुलम के बारे में टीचर की जो चिंताएं होती हैं, उनके कंसर्न होते हैं, वो भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए कई बार जो होता है पाठ्यक्रम छात्रों के लिए बहुत कठिन या असंगत हो सकता है, इसलिए शिक्षक यह चिंता व्यक्त कर सकते हैं कि पाठ्यक्रम की भाषा या विषय वस्तु बहुत जटिल है और इसे सरल बनाने की आवश्यकता है। उसी प्रकार से देखिए शिक्षण संसाधनों की उपलब्धता के बारे में टीचर्स अपने कंसर्न प्रयुक्त कर सकते हैं, बता सकते हैं। यदि पाठ्यक्रम में अत्यधिक प्रयोगशालाओं, स्मार्ट क्लासेस या अन्य संसाधनों की आवश्यकता होती है लेकिन स्कूलों में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, तो शिक्षक इसके व्यवहारिक क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन को लेकर चिंता व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए किसी शिक्षण संस्थान में पढ़ाने लिखाने के लिए जो मटेरियल है उसकी अनुपलब्धता है, तो टीचर्स उसके प्रति चिंता व्यक्त करेंगे, कहेंगे कि इन सारी चीज़ों को उपलब्ध कराया जाए, तभी बेहतर शिक्षा प्रदान की जा सकती है और जो पाठ्यक्रम का उद्देश्य है उसको पूरा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षक यह चिंता व्यक्त कर सकते हैं कि वहां डिजिटल संसाधन सीमित है, इसलिए पाठ्यक्रम को इस वास्तविकता को ध्यान में रखते हुए तैयार किया जाना चाहिए। अब देखिए कोई ऐसा पाठ्यक्रम है जिसमें डिजिटल सामग्री का इस्तेमाल किया जाना है, तो छात्रों को पढ़ाने के लिए वो सामग्री जब विद्यालय में नहीं मौजूद रहेगी तो टीचर्स उनको कैसे पढ़ा सकें। आप ये देखते हैं कि बहुत सारे स्कूलों कॉलेजों में कंप्यूटर को सिलेबस में शामिल किया गया है, तो कंप्यूटर को सिलेबस में पाठ्यक्रम में शामिल करने से नहीं हो जाता है, उसके लिए छात्रों को पढ़ाने के लिए, व्यवहारिक रूप से प्रैक्टिकल कराने के लिए कंप्यूटर की उपलब्धता होनी चाहिए, तब जाके उसको अच्छे तरीके से उनको समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। लेकिन नहीं रहेगा तो उसके लिए टीचर चिंता व्यक्त करेंगे कि थ्योरेटिकली ही सब कुछ पढ़ाने से बच्चों को चीजें क्लियर नहीं होंगी। अब देखिए अगली चीज है शिक्षकों का प्रशिक्षण, टीचर्स ट्रेनिंग। शिक्षक यदि किसी नए विषय वस्तु को पढ़ाने में स्वयं को असहज महसूस करते हैं तो वह चिंता व्यक्त कर सकते हैं कि उन्हें उचित प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अब देखिए किसी नए चीज को पढ़ाना है किसी टीचर्स को, तो उसको समस्या होगी, तो उसके प्रति वो चिंता व्यक्त करेगा कि नहीं, इस चीज को पढ़ाने के लिए मुझे एक बार शॉर्ट फॉर्म में ट्रेनिंग दे दी जाएगी तो मैं इसको बेहतर तरीके से क्लास में पढ़ा सकता हूँ। उदाहरण के लिए देखिए यदि पाठ्यक्रम में नई तकनीकों जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई या डेटा साइंस को शामिल किया गया है लेकिन शिक्षकों को इन विषयों का गहन ज्ञान नहीं है, तो वे इसके लिए विशेष प्रशिक्षण की मांग कर सकते हैं। आप जैसे देखिए कि एआई जो है नई चीज है, डेटा साइंस नई चीज है, पहले के जो लोग कंप्यूटर का कोर्स किए थे वो सब नहीं पढ़े थे, अब ये नया चीज आ गया, तो कंप्यूटर का नॉलेज तो उनको है, कंप्यूटर के कोर्स के बारे में उनको जानकारी है, ये चीजें उनके लिए नई है, तो ये चीजें जब उनको पढ़ानी रहेंगी तो उनको चिंता होगी और उसके लिए वो अपनी चिंता व्यक्त करेंगे कि उनको इस प्रकार का प्रशिक्षण एक बार दे दिया जाए, तब जाके वो उस चीज को क्लास में बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। उसके अलावा देखिए समय की बाधा से संबंधित भी चिंता होती है टीचर्स की। कुछ कुछ पाठ्यक्रम को
कहा जाता है कि इतने समय में खत्म कर देना, इतने समय में पूरा कर देना है, लेकिन पाठ्यक्रम जटिल होता है, विस्तृत होता है, तो उतने कम समय में नहीं पूरा किया जा सकता, तो इसके लिए भी टीचर्स चिंता व्यक्त करते हैं। तो देखिए, कई बार पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत होता है लेकिन उसे पूरा करने के लिए समय सीमित होता है, तो शिक्षक यह चिंता जता सकते हैं कि सीमित समय में छात्रों को सभी विषयों में गहराई से सिखाना संभव नहीं है, इसलिए पाठ्यक्रम को व्यवहारिक समय सीमा के अनुसार संशोधित किया जाना, या तो समय अतिरिक्त दिया जाना चाहिए या फिर पाठ्यक्रम को संशोधित करके उस समय के अनुसार छोटा कर देना चाहिए। उसके बाद देखिए, छात्रों को सीखने के गति से संबंधित शिक्षक चिंता व्यक्त कर सकता है, क्योंकि सभी छात्रों की जो सीखने की क्षमता होती है एक समान नहीं होती है, इसलिए शिक्षक कह सकता है कि पाठ्यक्रम को इस तैयार किया जाए कि वह धीमे और तेज सीखने वाले छात्रों दोनों के लिए उपयुक्त हो। उसी प्रकार से देखिए, मूल्यांकन और ग्रेडिंग प्रणाली से संबंधित शिक्षक चिंता व्यक्त कर सकता है। कई बार शिक्षक यह महसूस करते हैं कि जो मूल्यांकन प्रणाली है वो छात्रों की वास्तविक प्रतिभा को दर्शाने में सक्षम नहीं है, इसलिए वे सुझाव दे सकते हैं कि मूल्यांकन में लिखित परीक्षा के अलावा अन्य पहलुओं जैसे कि प्रोजेक्ट, केस स्टडी और प्रायोगिक कार्य को शामिल किया जाए। इसके अलावा देखिए, शिक्षक जो है नैतिक और सामाजिक मुद्दों से संबंधित चिंताएं व्यक्त कर सकते हैं। वे कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में विषयों के सामाजिक प्रभावों को शामिल किया जाए और इसके लिए वो चिंता व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि किसी पाठ्यक्रम में लैंगिक भेदभाव, जातिगत भेदभाव या सांस्कृतिक असंवेदनशीलता है तो शिक्षक इसके बदलाव की मांग कर सकते हैं। अब देखिए, पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षकों के अनुभवों और चिंताओं को शामिल करने के लिए सुझाव क्या दिया जा सकता है, कैसे इसको शामिल किया जाए। तो सबसे पहले क्या होगा कि पाठ्यक्रम के विकास में शिक्षकों की भागीदारी निर्धारित किए जाए, उनके लिए नियमित पुनरीक्षण किया जाए, यानी शिक्षक के जो अनुभव हैं और फीडबैक हैं उनके आधार पर पाठ्यक्रम का समय समय पर सुपरविजन रिव्यू किया जाए, उनको प्रशिक्षण और कार्यशालाओं में भाग लेने का मौका दिया जाए, जिससे क्या होगा कि उनके जो अनुभव हैं, जो विचार हैं, उस पर सही ढंग से सोचा समझा जा सकता है। संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए, समय प्रबंधन किया जाए, यानी छात्रों को पढ़ाने के लिए, पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए टाइम को फिर से रिवाइज करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए। छात्र केंद्रित दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए, तब जाके टीचर्स के अनुभव और कंसर्न को पाठ्यक्रम के निर्माण में बेहतर तरीके से उपयोग किया जा सकता है। तो देखिए, इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि शिक्षकों के अनुभव और चिंताएं पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनका व्यवहारिक अनुभव पाठ्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाता है, व्यवहारिक बनाता है और छात्रों के अनुकूल बनाने में सहायता होता है। इसके अलावा देखिए, उनकी चिंताओं को दूर करके शिक्षा प्रणाली को अधिक प्रभावशाली और समावेशी बनाया जा सकता है। इस प्रकार देखिए, एक अच्छा पाठ्यक्रम वही होता है जो शिक्षकों के अनुभव और उनकी चिंताओं को ध्यान में रखकर विकसित किया जाए। यानी बिना शिक्षक के अनुभव और चिंताओं को ध्यान में रखकर अगर कोई पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, बनाया जाता है, तो फिर वो पूरी तरह से कारगर नहीं होगा। इसलिए आप लोग देखते हैं कि ये जो नई शिक्षा नीति आई है उसके अनुसार आप लोगों का जो पाठ्यक्रम है फिर से रिवाइज किया गया है, रिव्यू किया गया है, और उसमें आप लोग देखेंगे कि उस पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में, तैयार करने में जिन जिन कॉलेज के प्रोफेसर्स ने उसमें योगदान दिया है उनका नाम लिखा रहता है। तो देखिए, बिना शिक्षक के इस पाठ्यक्रम को तैयार करना संभव नहीं था, क्योंकि शिक्षक ही जानता है कि छात्रों को पढ़ाने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत है, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, किसी क्षेत्र की क्या जरूरत है, छात्रों को किस विधि से पढ़ाना सही होता है, सारी चीज़ें टीचर ही जानता है। तो इसीलिए देखिए, पाठ्यक्रम को जब डिजाइन किया जाता है तो उनके लिए ये सारी चीज़ों को बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत सारी बैठकें की जाती हैं और फिर उसमें उनकी बातों को सुनकर और उस आवश्यक सुधार किए जाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी देख लिया कि लर्नर की कैरेक्टरिस्टिक्स और टीचर के एक्सपीरियंस और कंसर्न को किस प्रकार से पाठ्यक्रम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में देखा जाता है। अब देखिए गया है कि पाठ्यक्रम के निर्माण में टीचर्स और लर्नर के अलावा कुछ और भी मुद्दे होते हैं जिन पर भी ध्यान देना जरूरी है।
देखिए, शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह समाज को जागरूक और समावेशी बनाने का भी एक महत्वपूर्ण साधन है। तो इसीलिए देखिए, पाठ्यक्रम के निर्माण में टीचर्स और लर्नर की जरूरतों, चिंताओं के अलावा कुछ और भी चीजें हैं, जिनमें देखिए पर्यावरण संबंधी चिंता, लैंगिक असमानता संबंधी चिंता, समावेशन संबंधी चिंता, मूल्य शिक्षा और सामाजिक संवेदनाशीलता जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भी इसमें शामिल करना आवश्यक है। ये सभी पहलू शिक्षा को अधिक प्रासंगिक और नैतिक रूप से समृद्ध बनाते हैं। तो सबसे पहले पर्यावरणीय चिंताओं को देख लिया, यानी पर्यावरणीय जो चिंताएं होती हैं, यानी एनवायरमेंटल कंसर्न जो होते हैं, वो पाठ्यक्रम निर्माण में किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहले सबसे पहले चीज क्या है कि पर्यावरण शिक्षा का महत्व, यानी छात्रों को यह बताना जरूरी है, उनको जागरूक करना जरूरी है कि पर्यावरण से संबंधित मुद्दों को उनको पाठ्यक्रम में पढ़ना कितना आवश्यक है। तो देखिए, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन विनाश और जैव विविधता की हानि जैसी समस्याएं गंभीर हो गई हैं। तो शिक्षा प्रणाली को इस दिशा में जागरूकता फैलाने की जरूरत है, ताकि भावी पीढ़ी पर्यावरण के प्रति उत्तरदायी बन सके। अब देखिए, पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय मुद्दों को शामिल कैसे किया जाए। तो इसके लिए विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषयों में पर्यावरणीय मुद्दों को जोड़ा जाए, पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। उसमें पर्यावरण से संरक्षण और परियोजना और गतिविधियों को कराया जाए। स्थानीय पर्यावरणीय समस्याओं को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए। अगर देखिए, मान लीजिए कि राजस्थान में किसी पाठ्यक्रम को निर्मित किया गया, तो राजस्थान में सबसे बड़ी समस्या पाठ्यक्रम में पर्यावरण से संबंधित क्या है, वहां पर सूखे की समस्या, यानी वहां पर ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्या है। तो वहां पर उसको पाठ्यक्रम में जब शामिल किया जाएगा और वहां छात्रों को दिखाया जाएगा कि किस प्रकार से इतने गर्म मौसम में पानी को कैसे बचाया जाए, वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा कमी देखी जाती है। तो इन सारी चीज़ों को जब सिलेबस में शामिल किया जाएगा तो बच्चे उसको पढ़ के उसके प्रति जागरूक होंगे। उसी प्रकार से देखिए, बिहार में बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, तो बाढ़ को नियंत्रित करने के क्या उपाय किए जाएं, सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जाएं, तो ये सारी चीज़ें अब उनके पाठ्यक्रम में शामिल की जाएंगी, तो इसके प्रति वे जागरूक होंगे। उसी प्रकार से कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर वनों को बहुत ज़्यादा मात्रा में काटा जाता है, तो वनों को ज़्यादा मात्रा में काटे जाने की वजह से भी देखिए तापन की समस्या बढ़ती है, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या बढ़ती है, फिर जो वातावरण का जो बैलेंस है वो गड़बड़ हो जाता है। तो ये सारी चीज़ों को जब पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा तो छात्र उसके प्रति जागरूक होंगे। उसके बाद देखिए, प्रयोगात्मक शिक्षण कराया जाए, यानी एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जिसमें देखिए वृक्षारोपण, अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण की गतिविधियों को शामिल किया जाए। उसके अलावा देखिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को भी शिक्षा से जोड़ा जाए, यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा निर्धारित किए गए हैं, उनको भी शिक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। उसके बाद देखिए, पर्यावरणीय जागरूकता के प्रभाव, इसमें देखिए क्या होता है, छात्र जल, वायु और भूमि संरक्षण के प्रति जागरूक होंगे और वे पुनः उपयोग, यानी रीयूज, पुनर्चक्रण, रिसाइकिल और कचरा कम करने की आवश्यकताओं को, अवधारणाओं को अपनाएंगे। वे अपने समुदाय में भी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान हेतु सक्रिय योगदान देंगे। यानी इस प्रकार से जब पाठ्यक्रम में इन सारी चीजों को शामिल किया जाएगा तो छात्र बढ़ चढ़कर उसमें हिस्सा लेंगे, अपने खुद जागरूक होंगे, अपने उस चीजों को खुद करेंगे और दूसरे लोगों को भी वही चीजें करने के लिए कहेंगे। ठीक है। अब देखिए, दूसरी चीज क्या है, लैंगिक असमानता, यानी लैंगिक असमानता को पाठ्यक्रम में किस प्रकार से स्थान दिया जाए और उसको किस प्रकार से दूर करने का प्रयास किया जाए। तो देखिए, लैंगिक असमानता का महत्व क्या होता है। समाज में अब भी लैंगिक भेदभाव, असमानता, बाल विवाह, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर भेदभाव जैसी समस्याएं देखी जाती हैं। तो शिक्षा के माध्यम से इस असमानता को कम किया जा सकता है। इसको कैसे कम किया जाए, इसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए देखिए क्या है कि पाठ्य पुस्तकों में महिलाओं और पुरुषों को समान रूप से दर्शाया जाए। पाठ्यक्रम में देखिए महिला वैज्ञानिकों, लेखिकाओं और नेताओं की उपलब्धियों को शामिल किया जाए, यानी
पूरी तरह से पुरुषवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाया जाए। अगर विभिन्न प्रकार की कहानियों को शामिल किया जा रहा है, उदाहरणों को शामिल किया जा रहा है, तो उसमें महिलाओं को भी दिखाया जाए, पुरुषों को भी। इसलिए देखिए आप लोग एनसीईआरटी की किताबों में देखते हैं कि तरह तरह के उदाहरण जो दिए रहते हैं, कुछ देखिए लड़कियों से रिलेटेड होते हैं, कुछ लड़कों से रिलेटेड रहते हैं, कुछ महिला विद्वानों से रहते हैं, कुछ पुरुष विद्वानों से रहते हैं। तो दोनों को मिला के जब उस चीज को प्रस्तुत किया जाता है तब लैंगिक भेदभाव संबंधित जो विचार है छात्रों के दिमाग में बिल्कुल नहीं आते। इसके अलावा देखिए लड़कियों और लड़कों दोनों को समान अवसर प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम में समावेशी गतिविधियां शामिल की जाएं। लैंगिक संवेदनशीलता जेंडर सेंसिटाइजेशन पर चर्चा करवाई जाए। लड़कियों को विज्ञान, गणित, खेल और तकनीकी क्षेत्रों में प्रोत्साहित करने वाली सामग्री को बढ़ावा दिया जाए। आप देखिए जब ऐसा करेंगे तो लैंगिक समानता का क्या प्रभाव होगा। इससे छात्रों में समानता, न्याय और समावेशन की भावना विकसित होगी, जिससे लड़कियों को उच्च शिक्षा और करियर में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। समाज में लैंगिक भेदभाव कम होगा और समान अवसरों का निर्माण होगा। अब देखिए तीसरी चीज जो है वो समावेशन है, यानी समावेशन किस प्रकार से पाठ्यक्रम निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो सबसे पहले देखिए इसका महत्व देख लेते हैं कि किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। सभी छात्रों को उनकी सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान अवसर मिलना चाहिए। यानी विकलांग छात्र हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र हैं या फिर हाशिए पर मौजूद समूहों के छात्र हैं, उनको शिक्षा में समान भागीदारी मिलनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना भी आवश्यक होता है। समावेशन को देखिए पाठ्यक्रम में कैसे शामिल किया जाए, कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए देखिए विकलांग छात्रों के लिए ब्रेल लिपि, श्रव्य चित्रात्मक संसाधन यानी ऑडियो विजुअल एड्स और विशेष शिक्षण तकनीकों को शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए जो आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं उनके लिए छात्रवृत्ति, निःशुल्क शिक्षण सामग्री और विशेष सहयोग दिया जाना चाहिए। सभी छात्रों को समान अवसर देने के लिए बहुस्तरीय शिक्षण पद्धतियां अपनाई जानी चाहिए, यानी मल्टी लेवल टीचिंग मेथड्स को उपयोग किया जाना चाहिए, अपनाया जाना चाहिए। और अल्पसंख्यक समूहों को उनकी संस्कृति और भाषा के अनुसार पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाकर उनको चीजों को सिखाया जाना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से देखिए जो समावेशन का प्रभाव क्या दिखेगा, सभी छात्रों को समान अवसर मिलेगा, शिक्षा में भेदभाव और असमानता कम होगी, विकलांग छात्रों और हाशिए पर मौजूद समुदायों को समाज की मुख्य धारा में लाने में मदद होगी। अब देखिए अगली चीज है उसका पाठ्यक्रम में क्या निभा रहे हैं, यानी मूल्य शिक्षा, वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन का देखिए महत्व क्या होता है, यानी नैतिक मूल्यों का महत्व क्या होता है। वर्तमान समय में देखिए ईमानदारी, सहानुभूति, जिम्मेदारी, करुणा और न्याय जैसे नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि आप देखते हैं कि बहुत से लोग अच्छे अच्छे पदों पर चले तो जाते हैं लेकिन उनके अंदर नैतिकता का अभाव होता है, उनके अंदर जिम्मेदारी नहीं होती है, किसी भी प्रकार के जवाबदेही नहीं होती है, भ्रष्टाचार की भावना होती है, लोगों को भेदभाव की नज़र से देखते हैं। तो ये सारी चीजें तभी दूर होंगी जब पाठ्यक्रम में नैतिक मूल्यों को शामिल किया जाएगा। देखिए शिक्षा सिर्फ अकादमिक ज्ञान देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह नैतिक शिक्षा भी प्रदान करनी चाहिए। तो नैतिक शिक्षा को पाठ्यक्रम में कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए जो महान व्यक्तित्व हैं जैसे महात्मा गांधी, एपीजे अब्दुल कलाम, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, उनके जीवन से संबंधित कहानियों को छात्रों को प्रेरणा के रूप में पढ़ने को कहा जाए और पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, जिससे उनके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास होगा। उसके अलावा देखिए छात्रों को टीम वर्क, परोपकार और सामाजिक सेवा की भावना विकसित करने के लिए कार्यक्रम करवाए जाएं, उसमें उनको शामिल करवाया जाए। नैतिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समूह चर्चाएं कराई जाएं और उसके लिए कार्यशालाओं का आयोजन कराया जाए। समाज सेवा और सामुदायिक कार्य को शिक्षण का हिस्सा बनाया जाए। जब इस तरह से गतिविधियां कराई जाएंगी तब छात्रों को नैतिक मूल्यों से संपर्क होगा और वो फिर उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। अब देखिए जब ये सब किया जाएगा तो नैतिक शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ेगा। छात्रों में सामाजिक उत्तरदायित्व यानी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना विकसित होगी,
वे सही और गलत में भेद कर सकेंगे और नैतिक निर्णय ले सकेंगे। इससे समाज को अधिक जागरूक और संवेदनशील बनाया जा सकता है। अब देखिए जो आज के क्लास का सबसे अंतिम चीज है, सामाजिक संवेदनशीलता किस प्रकार से पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए पहले इसके महत्व को देख लेते हैं, यानी सामाजिक संवेदनशीलता किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है। हर समाज में देखिए कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जो संवेदनशील होते हैं, जैसे जातिवाद, धार्मिक भेदभाव, लैंगिक असमानता, आर्थिक असमानता और मानवाधिकारों का उल्लंघन। तो छात्रों को इन मुद्दों के प्रति क्या करना चाहिए, जागरूक बनाना चाहिए, ताकि वे एक अधिक सहिष्णु और न्यायपूर्ण समाज का निर्माण कर सके। तो पाठ्यक्रम में देखिए सामाजिक संवेदनशीलता को कैसे जोड़ा जाए, इसके लिए सामाजिक सुधारकों और उनके आंदोलनों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। इसीलिए देखिए आप लोग देखते हैं कि आपके सिलेबस में, पाठ्यक्रम में कुछ सामाजिक सुधारकों के द्वारा किए गए कार्यों को शामिल किया जाता है। तो इससे क्या होगा कि आप समाज से जुड़ते हैं। उसके अलावा देखिए जाति, धर्म और सामाजिक भेदभाव से मुक्त शिक्षा पर जोर दिया जाए। सामाजिक मुद्दों पर वाद विवाद, नाटक और चर्चाएं आयोजित की जाएं। अल्पसंख्यक समुदाय और कमजोर वर्ग की समस्याओं को पाठ्यक्रम में जगह दी जानी चाहिए। अब देखिए इससे क्या होगा कि सामाजिक संवेदनशीलता का प्रभाव क्या पड़ेगा, छात्रों में समानता, सहिष्णुता और न्याय की भावना विकसित होगी। वे सामाजिक अन्याय और भेदभाव को पहचानेंगे और उसे समाप्त करने के लिए कार्य करेंगे। इससे क्या होगा कि समाज में आपसी सद्भाव और भाईचारा बढ़ेगा। तो देखिए इसका कंक्लूजन क्या निकल के आया कि विभिन्न प्रकार के जो अन्य मुद्दे हैं, जिसमें पर्यावरण चिंताएं, लैंगिक समानता, समावेशन, नैतिक मूल्य और सामाजिक संवेदनशीलता जो है पाठ्यक्रम में शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इससे शिक्षा प्रणाली न केवल ज्ञान प्रदान करेगी बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए भावी पीढ़ी को तैयार भी करेगी। तो खाली छात्रों को किताबी विषयों को पढ़ाना, किताबी ज्ञान प्रदान करना बहुत जरूरी नहीं है, बल्कि उनको उस ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान, सामाजिक ज्ञान, नैतिक ज्ञान, समावेशिता से संबंधित ज्ञान और पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित ज्ञान, ये सब भी प्रदान करना बहुत जरूरी होता है। तब जाके बेहतर देश, बेहतर भविष्य की कल्पना की जा सकती है। ठीक है, तो पाठ्यक्रम बनाते समय इन सारी चीजों को भी ध्यान में रख। इससे आपको देखिए पता चल रहा होगा कि जब किसी भी सब्जेक्ट का पाठ्यक्रम बनाया जाता है तो कितना कठिन कार्य होता है, कितना जटिल कार्य होता है। इसलिए देखिए इसको डिजाइन करने में बहुत समय लगता है। आप लोगों ने देखा कि 1986 के बाद 34 साल के बाद अपने देश में फिर से नई शिक्षा नीति बनी। तो इतना समय जो लगता है विभिन्न प्रकार के प्रयोगों के लिए, विभिन्न प्रकार के अनुसंधान के लिए, बहुत सोचने समझने में टाइम लगता है। तो उसके बाद फिर कोई नई चीज की जाती। उसके बाद फिर आप लोगों ने देखा कि इसके लिए 2015 में कमेटी गठित की गई, नए सिलेबस, नए पाठ्यक्रम निर्धारित करने के लिए। उसको भी 4-5 साल लगा अपने सब चीजों को देखने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, पता करने के लिए। तो बहुत बड़ा प्रक्रिया होता है पाठ्यक्रम का निर्माण करना और उसको विकसित करना। ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं तक रखा जाए और इस प्रकार से आपका ये दूसरा यूनिट आज समाप्त हो गया। अब हम लोग आगे की क्लास में तीसरे और चौथे यूनिट का अध्ययन करेंगे और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का ये जो पेपर है, मैंने जो सिलेबस में बताया था, ज्यादा से ज्यादा कंप्लीट करा सकूं, क्योंकि परीक्षा आने से पहले आपका सिलेबस मैं पूरा करा दूंगा तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा एग्जाम में क्वेश्चन को हल करना। ठीक है, तो आप लोग इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझे होंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद करता हूं, और आप लोग इसको नोट्स भी बनाते चलें। आप लोगों ने मेरे इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।